स्वदेश हीरो की। कोयला, जिसके बिना देश की ऊर्जा की कल्पना मुश्किल है, और इस कल्पना को पूरा करता है कोल इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला माइनिंग कंपनी है और साथ ही देश की महारत्न कंपनी भी। कोल इंडिया ने कैसे अपना सफर तय किया, जानते हैं कोल इंडिया की कहानी में। भारत में कोयले की खनन की कहानी 1774 में शुरू हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने नारायणकुंडी इलाके में पहली बार कोयले का खनन किया। लेकिन उस दौर में मांग ना के बराबर थी, तो ये उद्योग परवान नहीं चढ़ पाया। वक्त गुजरा और 1853 में जब भाप से चलने वाला रेल इंजन बना, तो कोयले की खपत भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी। लेकिन आजादी के बाद भारत में कोयला ऊर्जा की सबसे बड़ा जरिया बन गया, और इसी ऊर्जा के मकसद को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने साल 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण किया और फिर उनका कंट्रोल करने के लिए नवंबर 1975 को कोल इंडिया का गठन किया। उस दौर में ये कंपनी 79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती थी और आज 600 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला उत्पादन कर दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया देश के 8 राज्यों में फैली है, जहां इसके 85 खनन क्षेत्र है। कोल इंडिया लिमिटेड की 345 खदानें हैं, जिनमें से 151 जमीन के अंदर है। देश में कुल उत्पादन का 83% कोल इंडिया लिमिटेड करता है। आज भारत कोयले के उत्पादन और खपत के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इससे पहले 23 अक्टूबर 2008 को कोल इंडिया को नवरत्न कंपनी घोषित किया गया था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 70% से ज्यादा कोयले से चलने वाले प्लांट से ही हासिल करता है। देश का 57% कमर्शियल एनर्जी कोयले पर निर्भर है, जिसमें CIL 40% की आपूर्ति करता है। अब जल्द ही कोल इंडिया नई ऊर्जा में भी कदम रख चुकी है। इसमें सौर, पवन, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रोजन, टाइडल शामिल है, जिसको लेकर CIL ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के जरिए से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हासिल कर अपनी पहली वाणिज्यिक सौर परियोजना प्राप्त की है। 2,59,000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कोल इंडिया का मार्केट कैपिटल 95,000 करोड़ से ज्यादा है। साल 2024 तक कोल इंडिया का टारगेट कोयला उत्पादन को 1 बिलियन टन तक पहुंचाने का है, जिसके लिए कंपनी हर साल 289.4 मिलियन टन की क्षमता वाली 49 परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है। कोल इंडिया की खास बात ये है कि ये पर्यावरण का खास ख्याल रखती है। मार्च 2021 तक कोल इंडिया 100 मिलियन पेड़ लगा चुकी है। इसलिए भारत सरकार की नवरत्न और महारत्न कंपनियों में शुमार कोल इंडिया को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। तो चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के CMD प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद जी, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। और सबसे पहला सवाल तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के थीम में कोल इंडिया आखिर किस तरह आगे बढ़ रही है, बताएं। कोल इंडिया प्लांटेशन के लिए एक विस्तृत रूप में काम कर रही है और इस साल हम लोगों ने पिछले साल की तुलना में प्लांटेशन का टारगेट लगभग 40% बढ़ाया है और इस साल हम लोग लगभग 1340 हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन करेंगे, जिसमें लगभग 35 से 35 मिलियन सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। दूसरी तरफ डस्ट को रोकने के लिए हम लोग मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, हम लोगों ने 35 FMC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा उनसे लिंक रेलवे लाइन पर भी काम कर रहे हैं। और इनके रेलवे लाइन और ये FMC प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से, जो कि अगले 2 से 3 वर्षों में कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग लगभग 90% कोयला अपना मैकेनाइज्ड वे में रेल लाइन से डिस्पैच कर सकेंगे। मैकेनाइज्ड वे में तो नहीं, लेकिन हाँ, रेल लाइन से डिस्पैच कर सकेंगे। वर्तमान में मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन लगभग 150 मिलियन टन है और मेरी उम्मीद है कि यह बढ़कर 550 मिलियन टन हो जाएगा, जिससे कि डस्ट का उत्सर्जन जो होता है वो कम होगा। नीरी से द्वारा एक स्टडी कराई गई जिसमें यह पता लगा कि मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन कराने से डस्ट और कार्बन उत्सर्जन दोनों में भारी कमी होती है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग जो भी क्षेत्र है ESG से रिलेटेड, उस पर लगातार काम कर रहे हैं
और हमारी उम्मीद है कि कोल इंडिया की ईएसजी रैंकिंग आने वाले समय में काफी ज्यादा सुधार होगा। ये बताएं, रिन्यूएबल में बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर अब इन्वेस्ट कर रही हैं और इससे कोल पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी तत्काल समाप्त हो जाएगा इसकी संभावना कम है। यद्यपि ये निश्चय है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल्स का शेयर जो है टोटल एनर्जी में वो बढ़ता जाएगा। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो भारत में एनर्जी की डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आने वाला है। लगभग 5 से 6% ग्रोथ एनर्जी डिमांड में जरूर आने वाले वर्षों में होगी, क्योंकि भारत में जो एनर्जी का कंजम्पशन है दुनिया के एवरेज कंजम्पशन से भी काफी कम है, लगभग आधा है। ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में भारत में कोल की डिमांड भी बनी रहेगी और कोल बेस्ड पावर प्लांट में जो पीएलएफ है वो लगातार इंप्रूव करता रहेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि सोलर एनर्जी में अभी स्टोरेज सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है। वो भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है तब तक के लिए हमें काफी हद तक कोल पर डिपेंड करना पड़ेगा। और कोल की डिमांड भी आने वाले वर्षों में, क्योंकि अन्य चीजों में भी कोल लगता है, उन सबको मिलाकर लगभग 4 से 5% की वृद्धि अवश्य होगी। आखिर ई ऑक्शन प्रोसेसेस काफी ऊपर गए हैं, आपको क्या लगता है कि कोल के प्राइसेस इसको लेकर ऊपर जा सकते हैं? वर्तमान में अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो कोल के प्राइस थोड़े से अक्टूबर की तुलना में कम हुए हैं और शायद थोड़ी सी कमी भविष्य में और होती जाएगी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल प्राइस जो होगा भारत के कोल से बहुत ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में कोल इंडिया को जो प्रीमियम मिलता है, जो कि इस साल लगभग 50% रहा है, इस वर्ष पूरे फिस्कल ईयर में कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। आने वाले समय के लिए कोल इंडिया के टारगेट्स आखिर क्या सेट किए हैं आपने? जहां तक डिमांड की बात है, कोल की डिमांड इस साल डोमेस्टिक कोल की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कोल जो पावर के लिए कंज्यूम होता था या लो ग्रेड कोल जो अन्य फैक्ट्रीज में आता था वो इंपोर्ट लगभग रुक चुका है, उसमें भारी कमी हुई है और वो पूरी डिमांड कोल इंडिया पर शिफ्ट हो गई है। इसलिए कोल इंडिया के लिए कोल की डिमांड किसी भी तरह से कम होने की संभावना नहीं है। पिछले साल हम लोगों ने 576 मिलियन टन डिस्पैच किया था, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 670 मिलियन टन से ज्यादा डिस्पैच करेंगे। इस प्रकार का डिस्पैच राइज शायद इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन जहां तक की बात है तो हम लोग लगभग 640 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि लगभग 6 से 7 मिलियन टन 6 से 7% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होगा। इसका एक कारण है हम लोग की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि शुरू की पहली तिमाही में कोविड था, दूसरी तिमाही में बारिश काफी ज्यादा हुई है। लेकिन आने वाले महीनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्शन और डिस्पैच काफी ज्यादा बढ़ेगा और डिमांड भी काफी पॉजिटिव रहने वाली है। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।